सभी को नमस्कार। मेडिसिन में सेकेंड ईयर AHDP सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में हम कल जो है वो हेलमिंथिक डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने कल जो है प्लेटी हेलमिंथीस में ट्रिमेटोडा के अंदर फ्लूक वर्म्स जो है वो का वर्णन किया, जो था वो था लिवर फ्लूक। आज जो हम स्टोमक फ्लूक की तरफ जो है वो हम बढ़ रहे हैं। तो अब आप देखें, ये है एम्फिस्टोमियोसिस। एम्फिस्टोमियोसिस, ये अब MI भूल गया ये लगाना, MIOSIS होगा। एम्फिस्टोमियोसिस, MI करो। एम्फिस्टोमियोसिस हिंदी में ऊपर ठीक लिखा है, लेकिन इंग्लिश में ये MI लगाना भूल गया। आई एक शब्द और लगाओ, स्टोमियोसिस, एम्फिस्टोमियोसिस। यह रोग गाय, भैंस व भेड़, बकरियों के स्टोमक व आंतों में पाए जाने वाला स्टोमक फ्लूक है। वो था लिवर में पाए जाने वाला। 3 तरह के पढ़े थे ना हमने, लिवर फ्लूक, स्टोमक फ्लूक और ब्लड फ्लूक। तो ये है हमारे पास अब जो है स्टोमक व आंतों में पाए जाने वाला ये फ्लूक है। यह रोग छेरा रोग, छेरा कहते हैं दस्त लगने को। ये उधर मारवाड़ी भाषा है, मैं बाढ़ में रह के आया हूँ। वहाँ पे मैंने आपको शायद हंसाया भी था एक दिन भाई। मैं जाके जैसे ही मैंने पहली नई पोस्टिंग थी और जैसे ही जाके बैठा तो एक सज्जन आया और वो कहने लगा, जी मेरे पांगड़ के छारा लग गया। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा पांगड़ तो कोई चलो जानवर ही होता होगा, लेकिन छर्रे लगे। तो मैंने कहा भाई आप पहले जो थाने जाओ, छर्रे लग गए तो थाने जाओ, फिर मेरे पास आओ। तो वो वहाँ 4th क्लास था, वो बड़ा हंसा। फिर उसने मुझे आके बताया कि साहब छर्रा जो है, ये कह रहा है छर्रे लगे, दस्त लग गए हैं। और पांगड़ का मतलब टोडिया, ऊँट का बच्चा। मैंने कहा अब ये लोकल भाषाएं जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, ये इनको भी जरा इनका भी नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए GK के अंदर जो है वो टोटल जितने भी हमारी जो राजस्थानी पहरावे हैं, पोशाकें हैं, बोलियां हैं, उनके बारे में इसलिए जानकारी होना बड़ा ज़रूरी है हमारे इस एरिया में। तो इसमें छेरा रोग या गिल्लर पिट्टू अथवा पैरा एम्फिस्टोमियोसिस के नाम से इसको जानते हैं। इस परजीवी के मुंह दोनों तरफ चूसने वाले शक्कर होते हैं, दोनों तरफ। इसके 2 तरफ मुंह है, उसका एक ही था। उसमें देखा आपने, मुंह एक था और आंतें थी, और अब यहाँ पे दोनों तरफ ही इसके शक्कर हैं, दोनों तरफ चूसने वाले जो है मुंह हैं इसके लगे। इस परजीवी का इंटरमीडिएटरी होस्ट भी शंख ही है। और उसमें भी हमने देखा था कि शंख के अंदर ही वो अपना जीवन जो है वो सर्कल जो है वो कंप्लीट करता है। तो इसके अंदर भी ये शंख में ही अपने इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में पूरा का पूरा ये शंख का ही सहारा लेता है। तो इसके हम इटियोलॉजी, निम्न परजीवी इस रोग के कारक हैं एम्फिस्टोमियोसिस में। पहला है पैरा एम्फिस्टोमम सेवाई, दूसरा है पैरा माइक्रोबोथ्रियम, तीसरा है कोटिलोफोरन या कोटिलोफोरम, और चौथा है जिजेंटोसिटाइल, और 5वां है होमोलोगेस्टर। ये जो पैरासाइट हैं, ये इनके नाम हैं। इस परजीवी का जीवन चक्र भी लिवर फ्लूक जैसा ही है, लेकिन यह फ्लूक यकृत की बजाय पशु के स्टोमक व आंतों में पाया जाता है, इसलिए इसे स्टोमक वर्म कहते हैं। तो अब जो है क्या बनेगा इसका, अब ये पूरा का पूरा इन्होंने उसी पे छोड़ दिया। तो अब इसमें देखिए आप, ये वो लिवर में या बाइल डक्ट के अंदर अंडे इकट्ठे करता था, और बाइल डक्ट के थ्रू ड्यूडिनम में आते थे, और ड्यूडिनम से जो है वो फिर उधर इंटेस्टाइन और उसमें स्टोमक में, और सारा वो आप डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो है वो फीकल में बाहर आते थे। तो अब ये तो ऑलरेडी हैं ही स्टोमक में, तो अब ये तो हमें पता ही है GI ट्रैक के थ्रू जो है वो फीकल मटेरियल के द्वारा बाहर आ जाएंगे। अब जहाँ ये बाहर आएंगे तो फिर आपको पता ही है कि भी इसको एक इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए,
और वो इसका शंख है। और इसके भी वो सीलिया उसी तरह से रहेंगे पानी के अंदर, ये तैरता रहेगा जब तक इसको शंख नहीं मिलेगा, और पानी वाला शंख। अब ये शंख में एंटर करेगा और फिर ये अपने उसी तरह से जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि ये सारे के सारे सेम जो है वो बनाएगा स्पोरोसाइट, शंख के शरीर में परजीवी, स्पोरोसाइट, फिर रेडिया, बाद में डॉटर रेडिया, और इसके बाद में सर्केरिया बनाएगा, फिर ये मेटा सर्केरिया। और इस तरह से ये जो है टोटल अपने ऊपर oocyst बना करके और पत्तियों से चिपक जाएगा या पानी में, तो पशु फिर दोबारा जो है उसको पानी के थ्रू पी लेगा, या जो है वो चारागाह पर है तो उसमें चारागाह है तो वो फीकल के माध्यम से चारागाह पे पड़े हुए हैं, तो ये वहाँ से वो फीड के थ्रू फोडर के थ्रू खा लेगा। तो ये जो है वो इसका जीवन चक्कर उसी तरह से लीवर फ्लू की तरह से इसको हमने पढ़ना है। इसमें बस यही ख्याल रखना है कि इसके दोनों तरफ देखिए 274 पे डायग्राम दिया हुआ है, इसके दोनों तरफ मुंह हैं देखिए दो, और ये दोनों तरफ इसके शक्कर हैं, शक करने वाले। इसके सिम्टम, अपूर्ण विकसित परजीवी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जबकि वयस्क परजीवी नुकसान या बीमारी नहीं करता। इस रोग में पशु सुस्त हो जाता है, भूख कम लगती है, गले के नीचे वही एडिमा, बोटलजा जिसको हम कहते हैं आ जाता है, अर्थात गलतियाँ, बोटलजा हो जाता है, और बदबूदार खूनी दस्त, छेरा, अभी हमने पढ़ा ना, छेरा, बदबूदार खूनी दस्त हो जाते हैं। अब इसमें डायग्नोज जो है वो सेम है, इसने बताया लीवर फ्लू की तरह से, और ट्रीटमेंट भी जो है उसका पूरा वो उसी तरह से है, सेम ट्रीटमेंट है जो हमने पीछे पढ़ा है, उसी तरह से ये इसका निदान लक्षणों के आधार पे पशु के गोबर, भेड़, मेंगनियों, प्रयोगशाला में फ्लूक के अंडे, और ट्रीटमेंट में सेम जो है हमने जो हेक्साक्लोरोइथेन वगैरह पढ़ी है, इसकी डोज वगैरह सेम, या डिस्टोडिन, और जेनिल देते हैं जनरली। अब आप देखें दो डिजीजेज होगी, एम्फिस्टोमियोसिस और लीवर फ्लूक, जिसके अंदर बोतल जा बनता है, जबड़े के नीचे बोतल की तरह सोजन आ जाना, पानी भर जाना, ये दो बीमारियों में होता है। अगर आप जानवर को देखें, चाहे वो बड़ा है छोटा है, अगर जानवर खा पी नहीं रहा, आपको किसी ने बुलाया है, तो आप जाके पहले सबसे पहले इस जबड़े को उसके देखेंगे। अगर उसको टेम्परेचर नहीं है, पहले टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर नहीं है तो आप ये ध्यान करना, यहाँ पे उसके स्वेलिंग आपको अगर है तो कुछ नहीं करना, 90 से 100 ml अगर बड़ा जानवर है तो आप उसको जेनिल पिला देनी है, और उसको कह देना है कि ये दूसरे या तीसरे दिन ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर भूख नहीं लग रही तो कोई बी कम्प्लेक्स लगाना है, बेलामी लगाना है, लीवर के लिए लगाना है, तो वो आप ज़रूर अवश्य लगाएं। इधर उधर का ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक देना और वो ऐसा जो है काम आप नहीं करें। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, जब आपके सिम्टम सामने आ जाए तो उसके लिए सिर्फ जो है वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दें। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इसका, जेनिल, ओनली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जेनिल। अब है जो तीसरा, आज जो है हम ये जो पैरासाइट पढ़ने जा रहे हैं, फ्लूक, ये जो अब जो फ्लूक जो पढ़ने जा रहे हैं, ये है प्लेटीहेलमिन्थीज में हमने जो पहले पढ़ा लिवर फ्लूक, फिर स्टोमक फ्लूक, और अब हमारे पास है ये है ब्लड फ्लूक, सिस्टोसोमियोसिस, बीमारी का नाम है सिस्टोसोमियोसिस, और सिस्टोसोमा बोविस जो है वो ये यहाँ फ्लूक पड़ा हुआ है, इसका नाम है। तो ये भी एक फ्लूक है, और ये ब्लड फ्लूक है, ये खून में रहता है। तो इस रोग को नाकोड़ा रोग, नाक का रोग, नाकोड़ा, आम भाषा में बोलो इन्हें तो नाकोड़ो हो गया, दिखे नाक पर हो गया तो नाकोड़ा, बस ये लोकल लैंग्वेज के नाम है। तो एक्चुअल में नेजल ग्रेनुलोमा, नाक के अंदर गांठ का हो जाना, ग्रेनुलोमा। स्नोरिंग रोग, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होती है तो स्नोरिंग होती है, आवाज़ आती है, तो इन नामों से इनको स्नोरिंग नाम से पुकारा जाता है। यह परजीवी रोग सिस्टोसोमा नेजेलिस नामक रक्त फ्लूक के अंडे से जनित होता है। सिस्टोसोमा नेजेलिस, नेजेलिस नाक वाला, नेजल ग्रेनुलोमा। यह रोग मुख्य रूप से गौवंश का रोग है। इस रोग में
फ्लूक के अंडे से पशु के नाक की श्लेष्मा ग्रंथियों म्यूकस ग्लैंड पर गोभी के फूल की भांति के छोटे छोटे उभार हो जाते हैं। एब्सेस तो नहीं हो सकते इसको, एब्सेस तो नहीं कहते, खैर एब्सेस तो नहीं कहते हैं इसको, लेकिन ग्रेनुलोमा हो जाता है, गांठ हो जाती है यूं कहीं। बाद में हो सकता है उसमें पस पड़ जाती हो, लेकिन पहले नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा मैंने नहीं देखा। बन जाते हैं जिससे पशु का श्वसन मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। पशु श्वास खींचकर एक विशेष प्रकार की आवाज़ के साथ लेता है तथा इस एब्सेस से रक्त नासा छिद्र से गिरता रहता है। इस एब्सेस से नहीं, ये ग्रेनुलोमा से, ये ग्रेनुलोमा से रक्त जो है वो नासा छिद्र से गिरता रहता है। ये इसका खास जो है वो निशानी है। अगर आप देखेंगे तो आप एपिस्टेक्सिस नहीं समझे इसको, ये एपिस्टेक्सिस नहीं है। तो इसमें आप कहीं एपिस्टेक्सिस का टीका लगा करके आ जाएं, ब्लड रोकने के लिए कोई हीमोस्टेट दे दें और फिर ये सोचें कि ठीक हो जाएगा, बर्फ़ लगा दे, ऐसा नहीं होता। इसमें तो आपको ये ट्रीटमेंट प्रॉपर, इसका जो ट्रीटमेंट है वही देना पड़ेगा। इटियोलॉजी इसकी, यह रोग सिस्टोसोमा नेजलिस, सिस्टोसोमा बोविस नामक रक्त परजीवी से जनित होता है। यह परजीवी नाक में म्यूकस मेम्बर के नीचे रक्त शिराओं में रहते हैं तथा म्यूकस ग्लैंड पर ये अंडे देते हैं, तो वहाँ रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि रक्त शिराएं जो है ना वो ब्रेक हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ रहते हैं तो उनको खाते हैं, तो इसलिए वहाँ से जो है वो ब्लीडिंग होती रहती है। इसका जीवन चक्र, नाक की ग्रंथियों में दिए गए अंडे नाक के स्राव के साथ रोगी पशु से बाहर चारागाह पर गिर जाते हैं। अब इसने गोबर भी कहा है, नाक से गोबर में कैसे जाएंगे? ये तो नो, ये बात नहीं जची। ये तो नाक से स्राव होता है ब्लड में। अब ये गोबर वाली बात नहीं कहीं बैठ रही है, इसको अभी देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ये गोबर के साथ कैसे आएंगे, क्योंकि ये तो ब्लड में है और उधर नाक के स्राव में है अंडे। तो चलिए, नाक के स्राव में नीचे गिरेंगे तो वो जहाँ पे गिरेंगे चारागाह आदि पर गिर जाते हैं। इन अंडों से मीरासीडियम अवस्था से बाहर निकलकर, मीरासीडियम पीछे हमने पढ़ लिया, निकलकर शंखों की तलाश करते हैं। वही अभी आपने इन तीनों को मारना है, इन तीनों के इन्फेक्शन से बचना है, तो आप स्वयं ही सोच लीजिए कि शंखों को मारने की दवा, घोंघों को मारने की दवा आपके पास में होनी चाहिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है। इसका छिड़काव करते हैं, जहाँ ये पाए जाते हैं तो ये बीमारियाँ होंगी। तलाश करता है। यह मीरासीडियम स्नेल में घुसकर सरकेरी के अवस्था से घोंघे से बाहर निकलता है। सेम वही जो हमने पहले पीछे पढ़ रखा है। स्वस्थ पशु जब चारागाह पर चरने जाता है तो ये सरकेरिया पशु की त्वचा से चिपक कर उसके अंदर घुसकर रक्त वाहिनियों के माध्यम से नेजल म्यूकोजल ग्लैंड तक पहुंच जाते हैं। सेम चक्कर है, कहाँ पहुंचना है बस इतना ही फ़र्क है। वो लीवर में पहुंचता है, वो स्टोमक में पहुंचता है, और ये रक्त में जो है वो नेजल म्यूकोजल ग्लैंड के थ्रू, इसमें त्वचा के थ्रू जो चिपक जाते हैं, और फिर वो त्वचा से ही ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड के थ्रू नेजल म्यूकोजल ग्लैंड तक पहुंच जाते हैं। लक्षण इसके, राइनाइटिस, पशु का बार बार छींकना। राइनाइटिस, नेजल जो है म्यूकस मेम्ब्रेन है, सोजन, पशु का बार बार छींकना, इरिटेशन होगी। नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन श्लेष्मा झिल्ली पर छोटे छोटे एब्सेस बन जाते, छोटे छोटे, ये एब्सेस नहीं है, गलत ये गोभी के फूल की तरह छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, एब्सेस नहीं बनती है। नाक मार्ग को रोक लेता है, जिससे रोगी पशु एक विशेष प्रकार की आवाज़ स्नोरिंग की श्वास लेता है। नाकों से रक्तयुक्त व मवाद युक्त म्यूकोपुरुलेंट स्राव गिरता रहता है। ये म्यूकोपुरुलेंट मैंने नहीं देखा, नाक से ये रक्तयुक्त रक्त जो है वो नाक से जरूर गिरता हुआ देखा, लेकिन मवाद मैंने क्योंकि बहुत सारे केस मैंने अटेंड किए हैं इसके,
यहाँ पे जनरली केस आते रहते हैं और इसमें हॉस्पिटल में एंथियोमिलिन हमारे पास होती थी, तो उसकी जो है डोज 3 जो है वो दे देते थे 1 सप्ताह के अंतराल से, तो ये कंप्लीट ठीक हो जाता। तो ये अच्छा प्रैक्टिकल इसके बारे में है, लेकिन हो सकता है ये आगे बढ़ के एब्सिस बन जाए और इसके साथ मवाद भी आती हो, ज़रूरी नहीं है ये ज़्यादा समय रहने के बाद में ऐसा हो जाता हो, क्योंकि वो फूटता है तो फूटता है, इन्फेक्शन होगा तो हो सकता है मवाद बन जाती है। डायग्नोसिस, लक्षणों के आधार पर प्रयोगशाला में परजीवी के अंडों की जांच, 1 ml रोगी पशु के नाम, स्त्राव, 1 ml रोगी पशु का नाक का स्त्राव प्लस, जो ये नाम नहीं है, नाक का स्त्राव प्लस 9 ml 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलावें तथा कक्ष ताप पर 10 से 20 मिनट रखें। इसी विलयन की 1 बूंद स्लाइड पर, ये स्टाइल नहीं, स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से परजीवी के अंडों को देखने की कोशिश करें। ये जो इसके अंडे कैसे हैं ये आपको यहाँ हम बताएंगे चार्ट के अंदर। इसके अंडे हमारे पास चार्ट है, इन सभी के अंडे कैसे कैसे होते हैं एक बार आपको नॉलेज उसकी ज़रूर देंगे। तो ट्रीटमेंट में इसका है इंजेक्शन लिथियम एंटीमनी थायोमलेट, लिथियम एंटीमनी थायोमलेट 6%, जिसको एंथियोमिलिन कहते हैं, M&B कंपनी का आता है, M&B कंपनी। खुराक है 15 से 20 ml डीप इंट्रामस्कुलर 3 बार 1-1 सप्ताह के अंतराल पर। इंजेक्शन एंटीमोसान, ये हमने पीछे भी पढ़ा है, एंटीमोसान बेबीसिस में एंटीमोसान। खुराक कैटल में 1.7 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट फॉर 6 डेज इंट्रामस्कुलर लगातार। इंजेक्शन सोडियम एंटीमनी टार्ट्रेट, ये खूब हमारे पास बाड़मेर जब मेरी पोस्टिंग थी तो ये एंटीमनी टार्ट्रेट खूब पड़ा हुआ था। तो बेडों के अंदर ये जैसे ही हमारे पास आता था कोई और वो यही कहता था, वहाँ बोलते थे नाक के स्त्राव को सेफ रहो, बोले साहब सेफ रहे में खून आवे बेड गए, तो समझ लो सेफ रहे में खून आने का मतलब है बहुत ही जो है इसमें 90% डायग्नोज हो गया। और जब ये इंजेक्शन लगाया थे खूब सारे इंजेक्शन वहाँ पड़े हुए थे, किसी को पता नहीं था कि किस काम में आते हैं। तो मैं जब वहाँ गया तो वो हमारे कंपाउंडर साहब थे, वो कहते जी ये तो आपने बड़ा ही निहाल कर दिया, क्योंकि ये अब ये बीमारी तो आम है यहाँ पे, और हम जाएंगे 2-2 ml जो है हम उसको 2-2 ml 2 या 2 से 4 ml इसकी डोज होती है। तो ये जो है 1.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इन 10% ग्लूकोज IV दिन में 3 बार 2-3, ऐसा नहीं था। हमने तो वहाँ उसको उठाया, जो है वो इंजेक्शन था और 2 से 4 ml उसकी डोज थी लिखी हुई, तो हमने उसको 2 ml या 4 ml उसको IV लगाते थे और बिल्कुल जानवर ठीक हो जाता था। चलिए जो इसने लिखा है वो हम इसी के मुताबिक चलेंगे। सोडियम एंटीमनी टार्ट 1.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इन 10% ग्लूकोज IV दिन में 3 बार 2 दिन तक। हम तो एक ही बार वो इंजेक्शन लगा देते थे, दूसरे दिन उसकी रिपोर्ट आती थी कि वो बहुत बिल्कुल ठीक है, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए खैर 3 बार देना है तो इसको कंप्लीट करने के लिए 3 बार की आवश्यकता है। तो ये दवाइयाँ जो हैं, ये नीचे इन्होंने बड़ा सही बात कही है, ये तीनों दवाइयाँ जो हैं वो बुजुर्ग बूढ़े पशुओं में, कमज़ोर में और खूनी दस्त जिनके हों उनमें जो है बड़े सावधानी से जो है इनको लगाना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।